हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फरवरी लास्ट वीक के करंट अफेयर्स देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस हफ्ते की देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ से। आपकी ये न्यूज़ है वो 21 फरवरी 2023 की है। इसमें बताया गया है कि तुर्की के साउदर्न पार्ट और सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट को अभी भी राहत नहीं मिली है भूकंपों से। यहाँ लगातार भूकंप आ रहे हैं और मंडे को 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप फिर से देखा गया है, जिसमें 300 लोग घायल भी हो चुके हैं और कुछ की डेथ भी हो गई है। तो ये भूकंप, इतने बड़े भूकंप के झटके के बाद भी लगातार आ रहे हैं, ये एक इसका चिंता का विषय है। तो ये जो भूकंप था, बड़ा भूकंप, ये 7.8 मैग्नीट्यूड से आया था 6 फरवरी 2023 को, और तुर्की और सीरिया का ये बहुत बड़ा भूकंप बताया जा रहा है, जिसमें लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। तो इस न्यूज़ के बारे में हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे से यह न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले तो है, जो तुर्की और सीरिया है, वो इन दो कंट्रियों के बीच में ये भूकंप आया है। जो तुर्की कंट्री है वो सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये इसके इस तरह से, अगर तुर्की यहाँ है तो सीरिया जो है यहाँ सा है, और ये बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये बॉर्डर शेयर करते हैं, इसका सीरिया का नॉर्दर्न पार्ट और तुर्की का साउदर्न पार्ट, यहाँ इसकी बाउंड्री पर यह भूकंप आया है। तो दोनों ही कंट्रीज जो है वह आपके इफेक्ट हुए हैं। दो कंट्रीज कौन कौन सी हुई? ये तुर्की और सीरिया, दो कंट्रीज हुई जहां भूकंप आया। ये 6 फरवरी 2023 को भूकंप आया। ये कितनी स्पीड से आया? तो 7.8 मैग्नीट्यूड का यह अर्थक्वेक था। जो हमारी जो पृथ्वी है वह प्लेट्स या भूखंड जिसको बोलते हैं, भूखंड बोल सकते हैं, किसी मतलब भूमि का हिस्सा या कुछ प्लेट्स टाइप में बंटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं। कुछ माइनर प्लेट्स है, जो छोटे प्लेट्स और जो छोटे हिस्से होते हैं उन्हें माइनर प्लेट्स कहा जाता है, और जो बड़े हिस्से होते हैं वो मेजर प्लेट्स उन्हें मेजर प्लेटें कहा जाता है। तो एक दूसरे से वो सटके होते हैं। जब उनमें कुछ मूवमेंट होती है, वह अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव हो रही होती है लगातार, तो जब मूवमेंट हो जाती है तो दूसरी प्लेट को इफेक्ट करती है वो चीज़ें, तो वहाँ एक फॉल्ट लाइन क्रिएट कर देती है। फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई। जब फॉल्ट लाइन क्रिएट होगी, थोड़ी सी भी हलचल होगी, दोबारा से वहाँ भूकंप आ जाएगा। मतलब लगातार वहाँ सबसे ज़्यादा स्थिति बनी होती है जहाँ वह फॉल्ट लाइन होगी, क्रिएट हो जाएगी, वहाँ भूकंप आने के बार बार चांसेस होते हैं। तो आप देखोगे जो तुर्की है, जो तुर्की कंट्री है, वह उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर पड़ता है। एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट माइनर प्लेट है, और जो यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल नीचे है और अफ्रीकन प्लेट के ऊपर है। मतलब बीच में ये एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट है। और इस एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट के बिल्कुल ईस्ट में कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है? इसके साइड में है अरबियन टेक्टोनिक प्लेट, ये वाली प्लेट है। ये तीनों प्लेटों के बीच में ये पार्ट पड़ता है, एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट। तो इसमें अक्सर तुर्की अक्सर भूकंप यहाँ देखे जाते हैं इस जगह पे। तो एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो दो फॉल्ट लाइन यहाँ बनी हुई है। दो फॉल्ट लाइन, एक तो इसके ईस्ट नॉर्दर्न पार्ट में और दूसरे इसके ईस्टर्न पार्ट पे बनी है। ईस्टर्न पार्ट पे फॉल्ट लाइन जो है वो अरबियन प्लेट के और अफ्रीकन प्लेट के और एंटोलियन प्लेट के तीनों के जहाँ मिलती है, उस लाइन पे ये फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है। और जो अभी का भूकंप देखा गया है वह इसी फॉल्ट लाइन के आसपास देखा गया है, जो आपकी एंटोलियन प्लेट के ईस्टर्न फॉल्ट पॉइंट के आसपास यह भूकंप देखा गया है। और जो इस एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट का नॉर्दर्न फॉल्ट लाइन है वह आपकी यूरेशियन और एंटोलियन और आपकी अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट की वजह से पड़ी हुई है, या यहाँ उस वजह से भूकंप क्रिएट होते हैं। तो आपके ये चारों प्लेट इस भूकंप का कारण थी। और इस भूकंप में कितने लोगों की डेथ हो गई? इस लोगों में डेथ होगी लगभग 50,000 लोगों की।
इसका एपिसेंटर कहाँ देखा गया? इसका एपिसेंटर साउथ तुर्की में देखा गया। कहरमनमारस नाम का प्रोविंस है वहाँ, जहाँ गाजियान्टेप जो टाउन है जहाँ बहुत नुकसान देखा गया, उसके बिल्कुल पास में जो जगह पड़ती है kahramanmaraş, यहाँ इसका एपिसेंटर देखा गया है। इसका फोकस पॉइंट कहाँ था? इसका फोकस था इसी के नीचे बिल्कुल 18 किलोमीटर डीप। आपका फोकस वो पार्ट होता है, वो जगह होती है जहाँ से भूकंप तरंगे ऑरिजिनेट हुई होती है, और एपिसेंटर वह पार्ट होता है जहाँ पे वह तरंगे सबसे पहले महसूस की जाती है। तो ये था इन दोनों का। अब इंडिया का इस भूकंप में क्या रोल रहा? इंडिया का रोल रहा कि इंडिया ने कौन सी हेल्प प्रोवाइड की तुर्की और सीरिया को। तो इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, वो ऑपरेशन था दोस्त ऑपरेशन। यह एक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन था जहां एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई थी। इसमें सबसे मुख्य बात है कि इस बार इंडिया ने पहली बार फॉरेन कंट्रीज़ को 5 वुमेन रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजी थी। 5 वुमेन तुर्की के लिए भेजी गई थी, और जिस विमान में इंडिया ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ या कुछ सहायता का योगदान दिया, वो विमान कौन सा था? C-17 ग्लोब मास्टर के विमान गया इंडिया से हेल्थ इमरजेंसी, जो भी मेडिकल इमरजेंसी की हेल्प की इंडिया ने उसको लेकर। C-17 ग्लोब मास्टर, इसका नाम लर्न रखना है। अब बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की को हम तुर्की नहीं तुर्कीये कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपना नेम चेंज किया है और इसकी स्पेलिंग्स भी चेंज की है। अब तुर्की के प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल तुर्की और सीरिया के प्रेसिडेंट न्यूज़ में रहेंगे। इन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए क्या क्या कहा और क्या क्या कुछ मतलब न्यूज़ में रहेंगे ये काफ़ी। तुर्की के प्रेसिडेंट ने अभी नेशनल इमरजेंसी भी स्टेट इमरजेंसी भी घोषित की है इस जगह के लिए। तो ये है रिसेप तय्यप एर्दोगन, इनका नाम है तुर्की के प्रेसिडेंट का, रिसेप तय्यप एर्दोगन। और सीरिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? बशर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट का नाम है। आप इस मैप में तुर्की और सीरिया को देख सकते हैं। तुर्की यहाँ है और ये सीरिया यहाँ है, और ये आपस में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इस तरह से। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में मॉस्को और वाशिंगटन के बीच बचा एक सिंगल न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। मतलब जो सिंगल न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट था, जिसे द न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता था, वह यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच में ट्रीटी हुई थी, उसे कैंसिल कर दिया गया था। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने के लिए लिमिट लगा देती थी रशिया और यूएस पे, कि वह कितने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए उन पे लिमिट्स लगी हुई थी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रीटी का जो फुल नाम है वो क्या है? फुल नेम जो है इसका वो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यह कब साइन की गई थी? यह की गई थी 1991 में साइन, और इसका टाइम पीरियड था 1991 टू 2009। 1994 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। मतलब इसके थ्रू वो एक दूसरे पर नज़र रखते थे कि, और उन्होंने लिमिट तय कर दी थी कि रशिया कितने वेपन्स यूज़ कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है, और यूएस कितने वेपन्स यूज़ कर सकता है। इस चीज़ के लिए यह ट्रीटी बनी थी। तो जो यह ट्रीटी है वो 2009 तक थी, लेकिन 2010 में इसमें कई चेंजेस के साथ इसको रिन्यू किया गया इस ट्रीटी को, और नाम दिया गया द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये किस किस के बीच में हुई थी? यह थी प्रेसिडेंट बराक ओबामा और प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव के बीच में हुई थी। इसका टाइम टेन्योर था 2010 से 2021 तक, लेकिन 2021 में इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 2026 तक। तो मेनली यह ट्रीटी जो है वो 2026 में ख़त्म होनी थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट है, उन्होंने यह ट्रीटी उस समय से पहले ही ख़त्म कर दी या रद्द कर दी गई है। इसके थ्रू लिमिटेशन लगाई जाती थी कि रशिया और यूएस कितने न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ कर सकते हैं। तो वह 1550
तो मतलब 1550 वॉर हेड से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। 800 हैवी बॉम्बर लॉन्चर यूज़ कर सकते हैं और 700 इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्ब मिसाइल्स और सबमरीन लॉन्च्ड बॉम्ब मिसाइल को डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो नहीं यूज़ कर सकते, ये लिमिट लगा गई थी। इंस्पेक्शन की जाएगी एक दूसरे के देश पे कि वह किस तरह के न्यूक्लियर वर्क जो चल रहा है किस तरह का चल रहा है वहाँ, और अच्छे तरह से डाटाबेस मेंटेन करने की बात कही गई इस ट्रीटी में, और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रखने की बात की गई न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। इस ट्रीटी में ये सब डील बनी हुई थी, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है रशिया की तरफ से। अब रशियन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है। अभी बाइडन ने थोड़े टाइम पहले अनाउंस किया कि वो 500 मिलियन यूएस डॉलर एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की। तो 500 एक्स्ट्रा क्यों बोला गया 500 मिलियन, क्योंकि वो 3 बिलियन यूएस डॉलर पहले से ही फंड के रूप में यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। उस युद्ध, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है। 21 फरवरी को पूरा 1 साल हो गया है रशिया और यूक्रेन के युद्ध के लिए। इसी उस उपलक्ष्य पर व्लादिमीर पुतिन जी ने अनाउंसमेंट की थी कि वह मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में जो ट्रीटी बनी है उस ट्रीटी को रद्द करते हैं। तो इस ट्रीटी की न्यूज़ जो है ये पूरे वीक बनी रही, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है यह न्यूज़। इसके बारे में सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे। ये कब साइन हुई, किन किन के बीच में हुई, इसमें क्या लिमिट्स रखी गई थी, और इन दोनों प्रेसिडेंट के नाम। देश के सबसे सुंदर पर्यटन गांव को ढूंढने के लिए एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है। तो वो उस प्रतियोगिता का नाम है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन। तो इस न्यूज़ में प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट के बारे में बातचीत की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट पे आग्रह किया है देश के युवकों से और वहाँ नागरिकों से कि इस प्रतियोगिता में भाग लें। तो इस बारे में जो न्यूज़ बनेगी, तो जो ये बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन शुरू किया गया है इसी बारे में बनेगी। तो आपका पहला तो है क्या, कौन सा कंपटीशन स्टार्ट किया गया है सुंदर गांव को ढूंढने के लिए, या गांव में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कंपटीशन जारी किया गया है, जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन। इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसे क्या है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च। और इसका मुख्य रीज़न क्या है इसका, तो इसका मुख्य रीज़न है जो ऑनर देना, सम्मान देना ऐसे विलेजेस को जो प्रिजर्व कर रहा है और प्रमोट कर रहा है अपने लोकल आर्ट को और कल्चर को और लाइफस्टाइल को, उसको बचाने के लिए कार्य कर रहा है। और वहाँ अपने गांव में इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी ग्रोथ कर रहा है। इसके हिसाब से जो ये कंपटीशन है इसमें इन सब चीज़ों को देखा जाएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मापदंडों के अकॉर्डिंग इसमें इसको पॉइंट दिए जाएंगे। मतलब सभी गाँव को इसके हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एसडीजी के मापदंडों के हिसाब से इसमें पॉइंट दिए जाएंगे। जो यह कंपटीशन है वह 3 लेवल पे होगा। पहले यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर यह स्टेट लेवल पे होगा, फिर यह नेशनल लेवल पे कंपटीशन किया जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, तो इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके साथ साथ ही एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो वेबसाइट है ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट की, जो 2023 में दिल्ली में होने जा रहा है। तो आपको ये भी लर्न करना है क्योंकि इससे रिलेटेड है। ये ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023 में कहाँ होने जा रहा है, तो यह दिल्ली में होने जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे करंट टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, तो वह है जी किशन रेड्डी। तो नरेंद्र मोदी जी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की तारीफ कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, उनके इनिशिएटिव के लिए कर रहे हैं। क्या इनिशिएट लिया है उन्होंने, सुपोषित माँ अभियान को इनॉग्रेट किया है। अब हम सुपोषित माँ के बारे में पढ़ेंगे। एक सुपोषित सप्ताह भी चलता है, वो सितंबर मंथ में चलता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये है सुपोषित माँ, सुपोषित माँ बच्चे मीन्स। तो सुपोषित माँ अभियान ये सेकंड पार्ट था सुपोषित माँ अभियान का। ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ओम बिरला जी के द्वारा इनॉग्रेट किया
किया गया। कहाँ इनॉग्रेट किया गया? यह शुरू किया गया राजस्थान के कोटा में रामगंज मंडी में। तो इसका मुख्य गोल क्या रहेगा? इसका मुख्य गोल रहेगा मदर और माँ बच्चे दोनों को हेल्दी रखना। इसमें क्या होगा? प्रेग्नेंट वुमन को 9 मंथ के लिए न्यूट्रिशन किट दी जाएगी बिल्कुल फ्री, और हर महीने उसका चेकअप किया जाएगा इस अभियान के अंतर्गत, और बच्चे की भी देखरेख इसमें शामिल होगी। तो इसमें क्या है कि कवर किया जाएगा इस अभियान के अंतर्गत कितनी वुमेन्स को कवर किया जाएगा? 3000 वुमेन को कवर किया जाएगा। यह जो अभी हुआ है वो सुपोषित माँ अभियान सेकंड है। इससे पहले पार्ट 1 इसका हो चुका है, वो हुआ था 2020। न्यूज़ है कि गिरीश चंद्रा मुर्मू जी को एक्सटर्नल ऑडिटर चूज किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के लिए। तो इस न्यूज़ से क्या क्वेश्चन बनेंगे वह देखते हैं हम। इससे क्वेश्चन बनेंगे तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसे चूज किया गया है, के लिए किसे चूज किया गया है? तो किसे चूज किया गया है? वह है गिरीश चंद्रा मुर्मू जी को। इन्हें सिलेक्ट किया गया है 4 साल के लिए, 24, 25, 26 और 27, 2027 तक इनका जो है टाइम रहेगा। तो ILO की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यह यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को मेंटेन रखने के लिए इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को बनाती है। अब देखते हैं इसका जो ये कब बनी थी? ये 1919 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हाल ही में कौन है? गिरीश चंद्रा मुर्मू जी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का विवरण कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 148 आर्टिकल में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का विवरण दिया गया है। इस न्यूज में है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस करेंगे पोस्ट बजट वेबिनार ऑन एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स के लिए। ऐसे ही पोस्ट बजट वेबिनार्स 12 होंगे कुल, जो 23 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगे। 23 फरवरी को पहला पोस्ट बजट हुआ था, वह ग्रीन एनर्जी के ऊपर या ग्रीन ग्रोथ के ऊपर पोस्ट बजट वेबिनार हुआ था। क्या है ये पोस्ट बजट वेबिनार? हम इसमें समझेंगे। तो जब 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने बजट पास किया तो उसमें 2 शब्दों का यूज किया। वो थे, फर्स्ट वन था अमृतकाल और सेकंड था सप्तऋषि। अमृतकाल क्या है? 2021 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी भारत के आज़ाद होने के लिए। अब 75वीं वर्षगांठ 2021 में हुई, उसके बाद 25 वर्ष, मतलब जब तक 100वीं वर्षगांठ मनाते हैं उस बीच जो 25 साल है उसे ही अमृतकाल कहा गया है। अब उसे अमृतकाल बनाने के लिए हम जो फॉलो करेंगे वो करेंगे सप्तऋषि प्रोग्राम को। मीन्स सप्तऋषि में 7 पॉइंट्स रखे हैं, 7 काम रखे हैं जो हमें इन 25 साल अमृतकाल में करने हैं। वह है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ एंड यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इन सब में काम करना है हमें सप्तऋषि में। तो 2023 के लिए जो बजट पास हुआ है उस बजट को कैसे यूज करना है इन कामों के लिए, मतलब सप्तऋषि जो रखा हुआ है उस सप्तऋषि में जो ये 7 काम रखे गए हैं उसको किस तरह से उस बजट के हिसाब से हमें काम करना है, उसके लिए जो है पोस्ट बजट वेबिनार करवाए जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलेंगे और अपनी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, प्लान बनाएंगे, उसको क्वार्टरली टारगेट किस तरह से करना है। जैसे 4 महीनों में हमें इस तरह से इतना टारगेट बनाना है इनको पूरा करने के लिए, उन महीनों में इतना करना है। इस तरह की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज एक दूसरे से शेयर करेंगे, किस तरह से हम उस बजट को यूज़ करेंगे इन सब को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए जो है ये पोस्ट बजट वेबिनार जो है किए जा रहे हैं। G20 के फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली मीटिंग बेंगलुरु में हुई। इसमें लगभग 500 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें G20 के मेंबर थे और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स और गेस्ट शामिल थे।
यह मीटिंग कई सेशन में हुई और जिसमें फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कई इशू डिस्कस किए गए। तो देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। तो फर्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग कहाँ हुई, जिस बारे में यह न्यूज़ है, यह बेंगलुरु में हुई और कर्नाटक के G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है। तो इस दौरान कर्नाटक के 3 शहरों को सिलेक्ट किया गया है जहां यह अलग अलग तरह की मीटिंग्स जो है बैठेगी। वह है हम्पी, मैसूर और बेंगलुरु, 3 शहर। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को 2023 के लिए मिली है और यह प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया में जब लास्ट ईयर बाली में समिट G20 का समिट हो रहा था उस दौरान मिली, लेकिन अधिकारित रूप से यह जो प्रेसिडेंसी मिली है वो 1 दिसंबर 2022 को मिली इंडिया को। तब से लेकर यह 2023 के लिए इसे प्रेसिडेंसी दी गई है। इंडिया की तरफ से इसके लिए थीम रखा गया है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यह 18th G20 समिट होगा जो 2023 में होगा, यह न्यू दिल्ली में होगा। इसका लोगो जरूर देखना है आपने, कहीं भी आजकल न्यूज़पेपर कुछ में इसका लोगो लगा है। और यहाँ जो है 32 सेक्टर्स के लिए, 32 डिफरेंट सेक्टर के लिए इंडिया में 200 मीटिंग्स करवाई जाएगी, वो भी इंडिया के मुख्य 50 शहरों में। यह न्यूज़ है कि ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने FATF ने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए। यूक्रेन और रशिया के युद्ध को पूरा 1 साल हो चुका है लेकिन रुकने का नाम नहीं है। इस पे FATF ने भी क्या किया है कि रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। तो FATF क्या है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। यह एक मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है जो पेरिस बेस्ड है। इसका क्या काम रहता है? इसका काम रहता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग प्रिवेंशन का। यह क्या करता है कि किसी भी देश में नए रूल्स बनाता है। किसी भी देश में कोई देश फंडिंग को या पैसे को गलत मतलब आतंकवादी कार्य में तो नहीं लगा रहा है, यह इस बात पे नज़र रखता है, उसके लिए रूल्स बनाता है। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में नहीं आती है, उसकी ब्लैक लिस्ट में नहीं आती है, कि क्लीन लिस्ट में आती है, मतलब क्लियर बिल्कुल क्लीन चिट मिलती है उस कंट्री को बहुत ईजी हो जाता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग उठाने में, इसलिए यह काम आता है। तो यह कब बना? यह 1989 में बना था। इसके मेंबर कौन कौन है? 37 कंट्रीज इसकी मेंबर है और 2 ग्रुप इसमें है। इसमें कितनी लिस्ट, इसमें 2 तरह की लिस्ट आती है जो FATF में है। वह एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज है जो इसके रूल्स को मानती है और जिस पर डाउट है FATF को कि वह अपना पैसा या फंडिंग का पैसा इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। पाकिस्तान भी पहले इस ग्रे लिस्ट में था लेकिन अभी 2-3 महीने उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आती है बात ब्लैक लिस्ट की। तो ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज़ है जो इनके रूल्स को नहीं मानती है और जहां फुल श्योरिटी देता है FATF की यह वहाँ जो है आतंकवादी के लिए फंडिंग का इस्तेमाल या पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री है? अभी फिलहाल 3 कंट्रीज है ब्लैक लिस्ट में। पहली है ईरान, दूसरी है आपकी म्यांमार और तीसरी है आपकी नॉर्थ कोरिया। यह 3 कंट्री जो है ब्लैक लिस्ट में आती है। तो ये लर्न कौन सी न्यूज़ रखनी है? लर्न आपने ये न्यूज़ रखनी है कि अभी फिलहाल ने FATF ने कौन सी कंट्री की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है, तो वह है रशिया। जर्मनी के चांसलर मिस्टर ओलाफ स्कोल्ज अपने हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत की यात्रा पर थे। यहाँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ दोनों देश के बिजनेस डेलीगेशन की मीटिंग अटेंड की और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। इस न्यूज़ से क्या क्या पॉइंट्स हमारे एग्जाम पर्पस से रहेंगे? तो सबसे पहले पॉइंट रहेगा जर्मन चांसलर जी का नाम, वह है ओलाफ स्कोल्ज। यह जो है इनकी फर्स्ट विजिटिंग है जब से यह चांसलर बने हैं और फर्स्ट मीटिंग है जब 2011 में बाइनियल IGC के बाद। ये IGC क्या है? यह है बाइनियल इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में दोनों कंट्रीज के डेलीगेट्स मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। जिस तरह से अभी बिजनेस डेलीगेशन आया हुआ था और इंडिया के बिजनेस लीडर के साथ उनकी मीटिंग हुई और कई सारे एग्रीमेंट्स पे साइन किए गए। इसके बाद भी यह ओलाफ स्कोल्ज की पहली मीटिंग है भारत के लिए। बायलैटरल टाइज क्या क्या हुए? तो वो हुए क्लीन एनर्जी पे, ट्रेड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज पे।
किस किस मुद्दों पे। और इनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जर्मनी के चांसलर के बातचीत के मुद्दे क्या थे, यूक्रेन रशिया वॉर और इंडो पैसिफिक रीजन इनकी बातचीत के मुद्दे थे। बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है यूरोपियन यूनियन में। इन दो कंट्रीज की मीटिंग आउटकम्स क्या रही, तो यह एग्री हुए दोनों एक विजन स्टेटमेंट पे। वह विजन स्टेटमेंट क्या थी, वह विजन स्टेटमेंट थी इनहांस करना एडवांस टेक्नोलॉजीज को। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे और 6G को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्य किया जाएगा, दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। सेकंड है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाई थी, द इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, जो लास्ट ईयर बनाई गई थी 2022 में, जब जर्मनी में दोनों हेड की जो मीटिंग हुई थी जर्मनी में, उसके दौरान यह फोर्स बनाई गई थी और इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी बातचीत की गई। फिर नेक्स्ट है कि जर्मनी जो है इंडिया में अपने डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में 10 बिलियन यूरो देगा। तो फिफ्थ है जर्मनी जो है ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए राजी हुआ। अब ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन क्या है, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन है किसी थर्ड कंट्री में जाकर दोनों देश मिलकर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो यह है ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, दोनों ही देशों ने इस पर अपनी सहमति जताई है। फिर सिक्स्थ है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी जर्मनी के चांसलर ने अपना सहयोग देने की बातचीत कही है। तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव मोदी जी के द्वारा लाया गया एक इनिशिएटिव है जो पैसिफिक ओशन में मैरीटाइम बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाया गया है। सेवंथ है दोनों कंट्रीज मिलजुल कर 6 सबमरीन बनाएंगे। वह होगी $5.2 बिलियन की 6 सबमरीन जो है इंडिया और जर्मनी दोनों देश मिलकर बनाएंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना डॉक्टर भरत जगदेव जी भारत की यात्रा पर थे। यहाँ उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी से मुलाकात की। ही दोनों के ही बीच दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के बारे में बातचीत हुई। अब देखते हैं इस न्यूज़ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या पॉइंट्स हम इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें है पहले तो हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में है कि यह 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, वह है कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। सेकेंड है गुयाना के प्रेसिडेंट का नाम इरफान अली है, जो लास्ट मंथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि थे। कौन थे, इरफान अली जी। थर्ड है गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो डॉक्टर भरत जगदेव जी है। गुयाना के साथ कई एग्रीमेंट्स पे साइन किए गए हैं, तो वह सबसे पहला है एयर सर्विसेज को लेकर। अब भारत और गुयाना के बीच एयर सर्विसेज स्टार्ट होगी, इस चीज़ के लिए दोनों देश ने सहमति जताई है। सेकंड है गैस और ऑयल के लिए भी गुयाना और भारत के बीच एग्रीमेंट साइन हुए हैं। दोनों देशों ने गैस और ऑयल के समझौतों पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने बेलागवी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 13वीं इंस्टॉलमेंट की अनाउंसमेंट की। उसमें लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बातचीत की गई। बेलागवी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेलागवी में लगभग 2240 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इनोग्रेट और या फिर फाउंडेशन स्टोन रखे। वो टोटल कितने के प्रोजेक्ट थे, 1240 करोड़ रुपए के। तो ये तो हुई न्यूज़ की बात। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट बनते हैं वो देखते हैं। तो यह कौन सी इंस्टॉलमेंट की अनाउंसमेंट की गई, यह की गई 13th इंस्टॉलमेंट की अनाउंसमेंट की गई। यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। इसमें कितना अमाउंट खर्च करने की बात की गई, तो इसमें है 16,000 करोड़। कई न्यूज़पेपर में यह 16,500 करोड़ भी दिया गया है, 16,830 करोड़ भी मैंने किसी न्यूज़पेपर में देखा था। तो 16,000 करोड़ के आसपास इस पैसे को खर्च करने की जो है बातचीत की गई। इस योजना से भारतवर्ष में लगभग 8 करोड़ फार्मर्स को फायदा पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की बात करें तो इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसमें
पूरे वर्ष में एक किसान को 6,000 रुपए दिए जाते हैं और वह 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, मतलब 2,000 2,000 2,000 करके। तो अभी जो इंस्टॉलमेंट की अनाउंसमेंट हुई वह थी 13th इंस्टॉलमेंट की बातचीत हुई है। अभी प्रधानमंत्री जो थे वो कर्नाटका की यात्रा पर भी थे, तो उन्होंने कर्नाटका के बेलागावी में लगभग 2240 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो इनोग्रेट किया या फाउंडेशन स्टोन रखा। वहां उन्होंने रेलवे स्टेशन और रेलवे डबलिंग लाइन को भी इनोग्रेट किया और वहां कर्नाटका में उन्होंने शिवमोगा एयरपोर्ट का भी इनोग्रेशन किया। दादा साहिब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। इसमें किस किस को अवार्ड दिए गए और किस किस मूवीज को अवार्ड मिले हैं वो देखते हैं। तो दादा साहिब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिए गए मुंबई में। बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया द कश्मीर फाइल्स को और मूवी ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया RRR को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणबीर कपूर को इनकी ब्रह्मास्त्र में इनकी परफॉर्मेंस के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को गंगूबाई मूवी के लिए। रेखा को जो है वो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 दिया गया रेखा को। तो मैक्सिमम एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि दादा साहिब इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया 2023 के लिए। तो यह किसे दिया गया? रेखा को, उनके फिल्म इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए यह जो है अवार्ड दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जादू पिटारे की तारीफ कर रहे हैं उसके लॉन्च पे। तो क्या है ये जादू पिटारा, हम देखते हैं। जादू पिटारा एक लर्निंग और टीचिंग मटेरियल है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों के फाउंडेशनल ईयर के लिए। तो ये फाउंडेशनल ईयर क्या है हम इसमें समझेंगे। फाउंडेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, उसके द्वारा 2022 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया गया। मतलब बच्चों की पढ़ाई के ढांचे को तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसमें क्या है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर समझे हम तो ये 4 स्टेजेस में बांटी हुई है। इसका पैटर्न ये है 5+3+3+4। मीनिंग है ये 5 साल हमारे फाउंडेशन ईयर के लिए है जो आपके बच्चे की आंगनबाड़ी से लेकर 2nd क्लास तक रहेगा। और यह 3 इयर्स हमारे जो है प्रिपरेटरी स्टेज कही गई है। इसे प्रिपरेटरी स्टेज मतलब जो बच्चों की 3rd क्लास से 5th क्लास तक 3 साल रहेंगे। और ये 3 साल है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज मीन्स जो बच्चों की 6th से 8th क्लास के बीच में स्टेज रहेगी। और ये 4 है सेकेंडरी स्टेज। 4th सेकेंडरी स्टेज मीन्स 9th 10th +1 +2 सेकेंडरी स्टेज में। तो ये वाला आप पैटर्न यूज कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें कौन कौन से स्टेजेस है? फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी स्टेजेस, ये 4 स्टेजेस यूज की गई है। अब करते हैं हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। वह कमेटी कौन हेड कर रहा है? उस कमेटी को हेड कर रहे हैं कस्तूरी रंगन जी। कौन हेड कर रहे हैं? कस्तूरी रंगन जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब जादुई पिटारा जो है 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंडिया की 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इस जादुई पिटारे में क्या क्या चीजें होगी? यह फाउंडेशनल ईयर के लिए है, मतलब आंगनबाड़ी से लेकर 2nd क्लास तक। इसमें बुक्स होंगी, प्ले बुक्स, प्ले कार्ड्स होंगे, स्टोरीज होगी और आपके वर्कशीट होगी, पहेलियों की बुक, पहेलियां होगी और टॉयज, बहुत सारे टॉयज रखेंगे हैं बच्चों के खेलने के लिए। बच्चे खेलते खेलते हुए लर्निंग करेंगे इस स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में। तो अब बात करते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की। तो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तो इससे पहले 1986 में जो है एजुकेशन पॉलिसी आई थी और अब उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। न्यूज़ है नमामि गंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने गंगा बेसिन में पोल्यूशन को कम करने के लिए और घाटों की डेवलपमेंट करने के लिए 1200 करोड़ रुपए के 9 प्रोजेक्टों को अप्रूव किया है। तो यह जो 9 प्रोजेक्ट है वह नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की 40 एग्जीक्यूटिव कमेटी की 47th मीटिंग में अप्रूव किए गए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? तो यह देखती है जल शक्ति मिनिस्ट्री। बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की। तो नेशनल मिशन फॉर जो क्लीन गंगा है ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसे NMCG भी कहा गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2011 में नेशनल काउंसिल के द्वारा की गई थी गंगा के कायाकल्प के लिए और गंगा के प्रबंधन को देखने के लिए।
अब नमामि गंगे की बात करते हैं। तो नमामि गंगे एक योजना है जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी 2014 में, गंगा को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए और गंगा के आसपास के क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए यह योजना लाई गई थी, नमामि गंगे। इसका पहला चरण 2014 से 2021 तक चला और इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। अब बात करते हैं नमामि गंगे मिशन चरण 2 की। तो नमामि गंगे चरण दो जो है उसके लिए बजट पेश किया गया 22,050 करोड़ रुपए 2023 से 26 के लिए, 2023 से 26 के लिए। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी जो अप्रूव किया है पैसा, वह कितना है 1200 करोड़ रुपए के 9 प्रोजेक्टों के लिए अप्रूव किया गया है। ये 1200 करोड़ रुपए, यह 9 प्रोजेक्टों में 7 प्रोजेक्ट जो है वो पोल्यूशन को रिड्यूस कम करने के लिए और 2 प्रोजेक्ट घाटों की डेवलपमेंट के लिए लाए गए हैं। यह प्रोजेक्ट जो चलेंगे वो 3 स्टेटों में चलेंगे। कौन कौन सी स्टेट्स है वो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसमें अटल घाट होगा जिसे डेवलप किया जाएगा, बिहार का अटल घाट और फतेहपुर का नागेश्वर धाम आश्रम घाट। ये 2 घाटों की डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट को या नमामि गंगे योजना को देखती है। वह नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अपने राज्यों के संगठनों के साथ इस योजना पर काम करती है। यह न्यूज़ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 की, जो कहाँ चल रहा था? कायरो में चल रहा था। ISSF 2023 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? इजिप्ट के कायरो में हुआ। इंडिया ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है और इंडिया के शूटर्स 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। हंगरी ने सेकंड प्लेस हासिल किया है। गोल्ड इंडिया के कौन कौन शूटर्स गोल्ड लाए हैं? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और नर्मदा राजू जो मिक्स था, उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल वरुण तोमर ने, तिलोत्तमा सेन ने और अनीश बनवाला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। अब बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। तो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया कहाँ लगा है? गोरखपुर हरियाणा में लगेगा। 2 देश, वो कौन से 2 देश है जिनके बीच टेररिज्म को काउंटर करने के लिए 3rd जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में? तो वो हुई इंडिया और इजिप्ट के बीच में। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO चयनित किया गया। बेल लगाई गई मुक्तिनाथ टेम्पल पे किसकी यादगार में? CDS जो थे हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की यादगार में नेपाल के मुक्तिनाथ टेम्पल पे एक बेल लगाई गई। पेप्सी के एम्बेसडर कौन बने? रणवीर सिंह जो एक्टर हैं वो बने। लियोन मेसी को FIFA प्लेयर ऑफ द 2022 अवार्ड मिला। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया और इसका थीम रखा गया ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। महाराष्ट्र की 2 सिटीज़ के नाम अभी चेंज हुए हैं। औरंगाबाद सिटी का नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का क्या हुआ है? धाराशिव। दूसरी है उस्मानाबाद, शायद उस्मानाबाद या उस्मानाबाद है ये, इसका नाम चेंज हुआ है धाराशिव। इंडिया और UAE ने अपनी पहली कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को ही रियल शिवसेना कहा गया है और उन्हें तीर कमान का सिंबल सौंपा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी का नाम शिवसेना है। शिवसेना में अभी कुछ समय पहले फूट पड़ गई थी, वो 2 हिस्सों में बंट गई थी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के पास अधिक MLA होने के कारण शिवसेना का जो मुख्य चुना गया है वो एकनाथ शिंदे जी को ही चुना गया है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन्हें मान्यता दी गई है। टाटा ग्रुप वालों ने 5 सालों के लिए वुमेन्स प्रीमियर लीग की स्पॉन्सरशिप ली है। इन्होंने ये 5 सालों के लिए ली है और वुमेन्स प्रीमियर लीग इंडिया में पहली बार होने जा रहा है। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? जयपुर में हुई। इंडिया और सेशल के बीच में एग्रीमेंट साइन किए गए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर।
राजीव रघुवंशी जी को न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया चुना गया। इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। जेपी नड्डा जी ने अभी एक बुक लॉन्च की है, मोदी शेपिंग का ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतन राव देशमुख स्टेशन रखा जाएगा। चिंतन राव देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। जेएसडब्ल्यू चेयरमैन साजन जिंदल जी को 2022 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इंडिया रेलवे ने लॉन्च की है एक यात्रा, उसका नाम है गुरु कृपा यात्रा। यह सिखों के धर्मस्थलों को कवर करेगी यह यात्रा, और 11 दिन की यह पवित्र यात्रा होगी जो लखनऊ से शुरू होगी। जस्टिस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया। यह थी इस हफ्ते की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जितनी भी न्यूज़ है वह एयर रेडियो की वेबसाइट से ली गई है, और उनका अनदर डाटा अनदर न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स और कुछ करंट अफेयर्स की वेबसाइट से लिया गया है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।